नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये मंच होता है कारोबार जगत की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने का, और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम बहुत ही सरल भाषा में उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बिजनेस हेडलाइन से, जिन्हें हम कहते हैं टॉप लाइन्स। भारत और सिंगापुर में द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती लाने के लिए दूसरी मंत्री स्तरीय सम्मेलन में 6 अहम मुद्दों पर की चर्चा। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर के साथ साथ एविएशन और मैरीटाइम कनेक्टिविटी पर पहली बार चर्चा हुई। देश में फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए आरबीआई जल्द ही शुरू करेगा नई यूएलआई स्कीम। किसानों और छोटे उद्यमियों को आसानी से मिल सकेगा लोन। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिए जल्द ही योजना लाने के संकेत। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बाद अब कनाडा ने चीन में बनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का लिया फैसला। स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% शुल्क लगाने का भी ऐलान। चीन पर ओवर कैपेसिटी और डंपिंग का आरोप। और आज बिल्कुल सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र से बेहतर शुरुआत। निफ्टी 24,999, सेंसेक्स 81,981 की ऊंचाई। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी, लेकिन आपको बताएंगे बाजारों का हाल किस तरह से आज बाजारों में सपाट शुरुआत हुई और इसकी वजह क्या रही। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है जो देश में बायो इकोनॉमी है उसको लेकर के। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई नई जैव अर्थव्यवस्था नीति, जिसको अभी लागू किया जा रहा है, वो आने वाले वर्षों में भारत को ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित करेगा। दरअसल जैव ईंधन, जिस पर लगातार बायोफ्यूल्स पर हम फोकस कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी बदलाव की शुरुआत करने वाले इस महत्वाकांक्षी बायो E3, ये नई पॉलिसी पर जो निर्णय लिए गए हैं उसकी जानकारी देते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बायो E3 नीति अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण, यानी इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और इकोलॉजी, इसके लिए जैव प्रौद्योगिकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैव अर्थव्यवस्था में आ रहे उछाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव हुआ है और ये साल 2014 से $10 अरब से तेजी से बढ़ती हुई है। 2024 में अब $130 अरब से ज़्यादा के स्तर पर पहुंच गई है। 2030 की बात करें तो $300 अरब के पहुंचने का अनुमान है। ये वृद्धि भारत की तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक विकास को दिखाती है। हाल ही में ये नीति विकास गति को तेज करेगी और चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत को एक संभावित लीडर के रूप में भी स्थापित करेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायो E3 नीति न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के साथ जैव आधारित उत्पादों के विकास को बढ़ावा देते हुए मेक इन इंडिया प्रयासों में व्यापक योगदान करेगी। इस नीति के तहत रोजगार सृजन की संभावनाओं पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया और कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि इससे दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में, जहां पर जैव की जो विनिर्माण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, वहां रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे। इन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में स्थानीय बायोमास संसाधनों का भी उपयोग किया जाएगा और इसी से उन इलाकों में तेज आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। अब एक और अच्छी खबर आपको बताते हैं। दरअसल आरबीआई ने कुछ समय पहले एक पायलट योजना की शुरुआत की थी। पायलट योजना थोड़ा पहले समझा देते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि आरबीआई गवर्नर ने क्या बड़ा ऐलान किया है। पायलट योजना ये थी कि जब भी कोई किसान या फिर कोई एमएसएमई लोन लेने के लिए जाता है तो अलग अलग बैंकों में जब वो जाता है तो हर बैंक को फिर से दोबारा से शुरू से उस प्रक्रिया की शुरुआत करनी होती है। आरबीआई ने एक पायलट किया। स्पष्ट तौर पर जो किसान हैं और एमएसएमईज हैं, उनके सारे के सारे जो एसेट्स हैं, सारे रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया गया। उनके लैंड रिकॉर्ड्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट की कैपेसिटी है, उनके इक्विपमेंट, सारी की सारी जो वैल्यूएशन, उनकी सारी बैलेंस शीट, यानी अब केवल बैंकों को उनके डेटाबेस पे जा करके उन सारे डिटेल्स को चेक करना है और उसके बाद ये फैसला लेना है कि लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए। सैंक्शन भी लोन तुरंत कर सकते हैं और डिस्बर्समेंट भी कर सकते हैं। इसका पायलट शुरू किया गया था जब G20 का सम्मेलन किया जा रहा था। अब आरबीआई ने कहा है कि
इस पायलट योजना को जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं और आरबीआई जल्दी ही ऋण की सुविधा के लिए देश भर में यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यूएलआई शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत के ऋण क्षेत्र में उसी तरह का बदलाव लाना है जैसे कि यूपीआई के जरिए भुगतान के तौर तरीकों में लाया गया। यूपीआई ने पूरे पेमेंट सिस्टम को बदल दिया। आरबीआई को ऐसी ही उम्मीद यूएलआई से है। आरबीआई की ओर से पायलट प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और अनुभव के आधार पर कहा गया है कि यूएलआई सिस्टम को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके जरिए किसानों और एमएसएमईज को बिना किसी बाधा के लोन आसानी से मिल जाएगा। ये प्लेटफॉर्म विभिन्न राज्यों के भूमि रिकॉर्ड सहित कई डेटा सेवाओं प्रदाताओं से ऋणदाताओं तक सुगम और सहमति आधारित डिजिटल जानकारी की सुविधा प्रदान करेगा और खासतौर पर छोटे और ग्रामीण इलाकों में कर्ज लेने वाले के लिए ऋण मंजूरी में लगने वाला समय और भी कम हो जाएगा। By digitizing access to customers' financial and non-financial data that otherwise resided in disparate silos, ULI, that is Unified Lending Interface, is expected to cater to large unmet demand for credit across various sectors, particularly for agricultural and MSME borrowers. Based on our experience from the pilot project, a nationwide launch of the ULI will be done in due course. और बाजारों की बात करें, गिफ्ट निफ्टी से जो शुरुआत हुई थी उससे संकेत बिल्कुल मिल रहे थे कि सपाट कारोबार की शुरुआत होगी और इस वक्त यही दिखाई दे रहा है। बीएसई सेंसेक्स बिल्कुल सपाट कारोबार कर रहा है। 13 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी आज सुबह के कारोबार में दिखाई दिया। इस वक्त देखें तो बीएसई सेंसेक्स केवल 6 अंक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। 81,704 का स्तर, ये थोड़ी देर पहले की जो ओपनिंग है वो 16 अंक नीचे हुई थी। इस तरह से निफ्टी में भी बिल्कुल सपाट शुरुआत हुई है। निफ्टी 50 केवल 3 अंक नीचे 25,007 के स्तर पर कारोबार इस वक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 25,000 का जो लेवल है वो रिटेन करता हुआ निफ्टी नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर दिखाई दे रही है। 1.25% की गिरावट, 0.25% की गिरावट दिखाई दे रही है। आईटी सेक्टर में बढ़त है। बीएसई स्मॉल कैप और मिड कैप में भी थोड़ी खरीदारी दिखाई दे रही है। जिन शेयर्स में खरीदारी का माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है उसमें अल्ट्रा सीमेंट, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, नेस्ले इंडिया और डॉक्टर रेड्डी शामिल हैं। 0.3 से 0.6% की तेजी के साथ कारोबार दिखाई दे रहा है। गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो उनमें बीपीसीएल, हिंडाल्को, एचडीएफसी लाइफ, एशियन पेंट्स और टाटा कंज्यूमर्स जैसे स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे रही है। आधे से 1% की गिरावट बीपीसीएल में सबसे ज़्यादा इस वक्त। टॉप निफ्टी लूजर बीपीसीएल 1% से ज़्यादा गिरता हुआ दिख रहा है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार हमारा आज का फोकस होगा भारत और सिंगापुर कैसे बहुत सारे मोर्चों पर और ज़्यादा करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। देख रहे हैं आप इकोनॉमी टुडे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। और हमारा आज का फोकस है भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ता संबंध और भारत और सिंगापुर के मंत्रियों की दूसरी जो राउंड टेबल मीटिंग है सिंगापुर में संपन्न हो गई है। बैठक के दौरान भारत और सिंगापुर के नेताओं ने दोनों देशों के बीच उभरते हुए और भावी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया है। दोनों देशों ने 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की है। इनमें डिजिटाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य की देखभाल और चिकित्सा क्षेत्र, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साथ ही साथ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जिसमें सेमीकंडक्टर भी शामिल है और संपर्क सुविधाएं जिसमें एविएशन और मैरीटाइम कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस किया गया है।
बैठक में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री भारत की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लीड किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेलवे, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, ये सभी के सभी इस बैठक में शामिल हुए। सिंगापुर की ओर से वहां के उप प्रधानमंत्री गान किम योंग ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने की योजना पर भी चर्चा की। आपको बताएं कि दोनों देशों के बीच जो आसियान और G20 देशों सहित क्षेत्रीय और जो वैश्विक सहयोग है उस पर भी विचार विमर्श किया गया। इससे पहले भारतीय मंत्रियों ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरनम और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग के साथ मुलाकात की। बैठक के बाद संवाददाताओं के साथ बातचीत में सिंगापुर से विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही और इस बैठक ने निकट भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा की नींव को और मजबूत किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सितंबर में प्रधानमंत्री सिंगापुर की यात्रा पर जा सकते हैं। और दोनों ही देशों ने एक नया समूह बनाया था, भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन ISMR जिसे कहा गया, वो दिल्ली में सितंबर 2022 में शुरू की गई थी। द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के उद्देश्य से मंत्रियों का यह समूह डिजिटल कनेक्टिविटी, फिनटेक, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, स्किल डेवलपमेंट और खाद्य सुरक्षा जैसे विषयों पर विशेष फोकस करता है। और भारत और सिंगापुर के बीच आपसी व्यापार में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिंगापुर भारत का 6ठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत के समग्र व्यापार में सिंगापुर की हिस्सेदारी 2.9% है और यह भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जो कि वाइस चांसलर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी सर वक्त निकालने के लिए इस खास मौके पर। तो सबसे पहले तो ये दोनों देश क्यों ज़्यादा करीब आना चाह रहे हैं और कॉम्प्लीमेंटेरिटीज़ क्या है दोनों देशों में? पूरे आसियान में सिंगापुर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, सिंगापुर और भारत एक दूसरे के नैसर्गिक सहयोगी हैं और हमारी जो दोस्ती है वो सदियों पुरानी है। कल्चरल रिलेशंस हैं, हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं और ये उस हिसाब से आप देखिए कि सिंगापुर, बाय डेफिनेशन द नेम सिंगापुर कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सिंगापुर। सो ये एक बहुत पुराने हमारे संबंध हैं। फिर हमारे मेरीटाइम रिलेशन रहे इनसे, चोला राजाओं से। बहुत लंबे टाइम तक सिंगापुर को, जब ये ब्रिटिश कॉलोनी हुआ तो कलकत्ता से इसको मैनेज किया गया और उसके बाद में आज़ाद हिंद फौज के ज़माने से जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर को अपना हेडक्वार्टर बनाया तो उस हिसाब से सिंगापुर की पॉपुलेशन में जो सिटीजन्स हैं 9% और उससे भी लगभग ज़्यादा इंडियन इथनिसिटी के लोग हैं। और जो फॉरेन पॉपुलेशन पासपोर्ट होल्डर सिंगापुर में काम करती है उसमें 20-25% सिंगापुर में लोग रहते हैं। अब सिंगापुर ने पिछले कुछ 5-6 दशकों में तरक्की बहुत ज़्यादा की है और उस हिसाब से सिंगापुर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक अग्रणी देश हो गया है और सभी देश और भारत का एक नैसर्गिक पार्टनर रहा है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय भी जो हैं वो जैसा कि आप अभी डेलीगेशन में भी देख रहे हैं कि एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पदों पर हैं और कॉम्प्लीमेंट्रिटी भारत और सिंगापुर के रिलेशंस में जो है वो नज़र आती है। इसके अंदर आप देखिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सिंगापुर एक जगह का अभाव है, लोगों का अभाव है, वो एक टापू के अंदर कंट्री है, लगभग 3.5 मिलियन की टोटल पॉपुलेशन है। तो उसके अंदर सिंगापुर हैज़ फोकस्ड ऑन मेकिंग टेक्नोलॉजी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग से भारत के लिए कॉम्प्लीमेंट्रिटी है और इसीलिए आपने अभी देखा कि अभी की बातचीत के अंदर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पे जोर दिया गया और भारत की मैन्युफैक्चरिंग यात्रा के लिए, भारत की आईटी इनोवेशन और आईटी में बढ़ोतरी के लिए सेमीकंडक्टर या चिप मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और सेमीकंडक्टर के ऊपर इस बार विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। दूसरा आप देखिए
देखिए सिंगापुर अपने आप को, जिसको हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में एक प्लेटफॉर्म कंट्री कहते हैं, कि उनका जो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इवन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो थर्ड कंट्री ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पॉपुलर है। इसलिए उसके अंदर फिनटेक के ऊपर ध्यान दिया गया है, और ये ट्रेड लॉजिस्टिक्स के लिए सिंगापुर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर का पोर्ट है, उनका एयरपोर्ट है, उनके सिस्टम्स हैं, उनके डिजिटल सिस्टम है, और आपने अभी देखा कि भारत के अंदर हमारा जो भारत का यूपीआई सिस्टम है, उनके पे नाउ के साथ रिलेशन किया गया। तो मुझे लगता है कि ये दोनों देश बहुत करीब आ रहे हैं, और ये राउंड टेबल, मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल का जो मैकेनिज्म है, ये कंटिन्यूटी एस्टैब्लिश कर रहा है इनके अंदर, और ये अभी की यात्रा मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। लेकिन सर, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल दिख रही है, और एक चीज़ आपने देखी होगी कि विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, साथ ही साथ उद्योग और वाणिज्य मंत्री के साथ साथ रेलवे और कम्युनिकेशंस मंत्री भी वहाँ पर हैं। कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू है। हमने देखा है कि एविएशन और रेलवेज में हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, और गति शक्ति इस पर बहुत फोकस भी कर रहा है। एविएशन में हमने बहुत बड़े ऑर्डर्स दिए हैं, मतलब पूरी दुनिया में शायद सबसे बड़ा ऑर्डर इस वक्त भारत ने दिया है, इंडिगो, और अगर एयर इंडिया को मिला दे तो 1000 विमान का ऑर्डर हमने दिया है, जो किसी ने नहीं दिया। जी, किसी ने नहीं दिया। और फिर सिंगापुर की ये शायद रुचि हो सकती है कि अब एमआरओस फैसिलिटीज़ या फिर उससे कनेक्टिविटी से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मैरीटाइम कनेक्टिविटी हो या फिर एविएशन कनेक्टिविटी, उसमें शायद वो भारत की मदद कर सकता है और वहाँ की कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री उस क्षेत्र में भी ज़्यादा दिख रही है। सर नहीं, ये कनेक्टिविटी में तो आप देखिए कि हिस्टोरिकली हम लोग बहुत करीब हैं, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइन को एक ज़माने में भारत की टाटा एयरलाइंस ने शुरू किया था, और टाटा एयरलाइन और सिंगापुर एयरलाइन के बीच में आज भी बहुत ज़्यादा सद्भाव है, कोलैबोरेशन है, विस्तारा है, एयर इंडिया है उसमें, और एयर एशिया है। इनके अंदर सिंगापुर एयरलाइन की कहीं कहीं भागीदारी है, और भागीदारी बढ़ने की संभावना है। तो ये हम एक नैसर्गिक पार्टनर है। जहाँ तक दूसरी कनेक्टिविटी के अंदर हमारा शिप का सवाल है, क्योंकि सिंगापुर इज ए वेरी नॉट ओनली द पोर्ट बट व्हाट वी कॉल इट इज ए मदर पोर्ट। मदर पोर्ट में बड़े वेसल उसके अंदर हार्बर कर सकते हैं, उसका ट्रांसशिपमेंट हो सकता है। सिंगापुर का टर्न अराउंड टाइम जो है वेसल के लिए वो भारत से कहीं गुना अच्छा है। तो उनकी टेक्नोलॉजी जो है उसका कोलैबोरेशन अगर भारत के साथ बढ़ता है तो उससे हमारी एफिशिएंसी में फ़ायदा होगा, हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने में फ़ायदा होगा, और भारत के उत्पादों को विदेश में कॉम्पिटिटिव बनाने में फ़ायदा होगा। और उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन्वेस्टमेंट। सिंगापुर जो है हैज़ बीन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, और भारत के अंदर जैसे कि पिछले साल आपने देखा 23-24 के अंदर 11.5 बिलियन डॉलर के साथ में सिंगापुर वाज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी सिंगापुर का आएगा, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपने देखा कि कल वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने एक अलग से मीटिंग की है, स्पेशली टू द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इनवाइटिंग देम टू इन्वेस्ट इन इंडिया एंड टेक एडवांटेज ऑफ द न्यूली ओपनिंग इकोनॉमी एंड इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमी। तो ये एक इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू। जहाँ तक ट्रेड का सवाल है, व्यापार का सवाल है, उसके अंदर आप देखिए कि भारत और सिंगापुर के बीच में एक थोड़ा सा द ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट लगभग 14 बिलियन डॉलर का करते हैं, इंपोर्ट 21 बिलियन डॉलर का करते हैं। तो हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो भारत के एक्सपोर्ट सिंगापुर में बढ़ाने की उम्मीद है, और बहुत सारे जो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हैं या FTAs हैं इस दिशा में, जैसे आसियान है या और भी कुछ हुआ, RCEP जो हम गए नहीं उसमें। तो सिंगापुर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर इन दैट। तो उसके अंदर इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली सिंगापुर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ये जो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ मंत्री स्तर का, और ये कंटिन्यूटी है, ऐसा नहीं है कि ये अंतिम हो गया, कंटिन्यूटी है, फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, फॉलोड बाय विजिट विद अदर डिग्निटरीज एंड द ऑफिसर्स फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। तो मुझे लगता है कि भारत का व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने के अंदर, भारत की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, हाई एंड टेक्नोलॉजी लेने के लिए, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट, ये और इवन हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट एरियाज इसके अंदर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों देशों के लिए हमारी ये भागीदारी एक विन विन साबित होगी। सर, एक एक्सपर्ट कमेंट आपसे हम ये चाहते हैं कि आसियान के साथ जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रीटी की, शायद वो उतनी बेनिफिशियल भारत के लिए नहीं रही। तो क्या अब हम बायलैटरली
सिंगापुर जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे एलाइज हैं उनके साथ हम ज़्यादा क्लोज करेंगे, और ये भारत की नई रणनीति है नए बदलते हुए व्यापारिक कारोबारी संबंधों के बीच में। नहीं, देखिए, सिंगापुर के साथ भी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी ट्रीटी रही है, और ये सारी ट्रीटीज़ के अंदर थोड़ा सा इसको डीप में जाने की ज़रूरत है, इस पे शोध की ज़रूरत है कि वो क्या एरियाज ऑफ बॉटलनेक्स हैं, उसके ऊपर भारत सरकार ऑलरेडी काम कर रही है, और हम इसके अंदर माइन्यूटली स्टडी कर रहे हैं कि किस स्पेशली सिंगापुर आसियान के अंदर क्या प्रॉब्लम हुई, और उसको हम एक नए रूप की कोशिश कर रहे हैं। बट इन द मीन टाइम कभी क्या होता है कि मल्टीलेटरल या प्लूरीलेटरल ट्रीटी के अंदर जो दिक्कत आती है उसको दूर करने के लिए बाइलेटरल ट्रीटीज इज ए वे फास्ट फॉरवर्ड द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए भारत सरकार और सिंगापुर गवर्नमेंट सतत रूप से प्रयासरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके इंपॉर्टेंट बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करके एंड टारगेटेड इंटरवेंशन के साथ हमारे व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया जा सकेगा। राकेश मोहन जी, बहुत धन्यवाद। वक्त इतना ही है हमारे साथ, आप आए और इस खास कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि दोनों देश स्टार्टअप्स की दुनिया में भी शायद अच्छे से कोलैबोरेट कर रहे हैं, और बहुत सारे जो चैंपियनशिप्स भी है वो भी कराई जा रही हैं, तो उस पर भी हमारी निगाह रही है। फिलहाल आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। कनाडा ने चीन में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर अब 100% की ड्यूटी लगाने का फैसला लिया। इससे पहले अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पहले ही 100% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगा चुके हैं। सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए कनाडा ने चीन के जो स्टील और एल्यूमिनियम का इंपोर्ट है उस पर भी 25% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चीन के उत्पादों पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। ओटावा में संवाददाताओं के साथ बातचीत में कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि चीन तय नियमों का पालन नहीं कर रहा। नए फैसले 1 अक्टूबर से लागू होंगे। चीन ने इस कदम को संरक्षणवादी करार देते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया, जबकि कनाडा का कहना है कि उसका फैसला बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बाद उठाए गए कदमों के अनुरूप ही लिया गया है। चलिए, और आपको चलते चलते छोड़ जाते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों के साथ फटाफट अंदाज में, लेकिन इकॉनमी टुडे की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीएसटी नेटवर्क ने एक एडवाइजरी में कहा है कि जो जीएसटी करदाता जीएसटी अधिकारियों को बैंक खाते का विवरण नहीं देंगे, उन्हें 1 सितंबर से आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न जीएसटीआर 1 दाखिल करने से रोक दिया जाएगा। जीएसटी नियम 10(a) के अनुसार करदाता को पंजीकरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर या फॉर्म जीएसटीआर में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने से पहले एक वैध बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ने पोस्ट ऑफिस के जरिए खुलने वाली नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम को लेकर नए नियम जारी किए हैं। यह नियम इन स्कीम्स के तहत अनियमित रूप से खोले गए खातों को नियमित यानी रेगुलर करने के लिए हैं। नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम के नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। सरकारी कंपनी भेल को अडानी पावर और उसकी सहयोगी कंपनी एमईएल से 3 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए गए हैं। तीनों प्रोजेक्ट में से प्रत्येक 2 गुना 800 मेगावाट रेटिंग का होगा, जो कि राजस्थान के कवाई और मध्य प्रदेश के महान में स्थापित किए जाएंगे। फूड सेफ्टी रेगुलेटर एफएसएसआई ने पैकेजिंग से A1 और A2 प्रकार के दूध और दुग्ध उत्पादों के दावों को हटाने की सलाह वापस ले ली है। अब खाद्य व्यवसाय संचालकों को A1 और A2 प्रकार के दूध के दावों के साथ अपने उत्पादों की बिक्री और मार्केटिंग करना जारी रख सकते हैं। बता दें कि A1 और A2 दूध में बीटा कैसीन प्रोटीन की संरचना अलग अलग होती है, जो गाय की नस्ल के आधार पर भिन्न होती है। विदेशी ब्रोकरेज नोमुरा ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दर कटौती एशिया के बाजारों के लिए सकारात्मक होगी। ब्रोकरेज ने भारत पर अपना ओवर रेट रुख बरकरार रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछड़ते बाजार ज्यादा बढ़त हासिल करेंगे। नोमुरा ने मलेशिया और इंडोनेशिया को अपग्रेड किया है, जबकि चीन को डाउनग्रेड। वॉलमार्ट समर्थित फोन पे का वित्त वर्ष 2023-24 का एकीकृत शुद्ध मुनाफा 197 करोड़ रुपए रहा है। इसमें ESOP लागत शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का राजस्व 5,064 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2022-23 के 2,914 करोड़ रुपए से 73.7% ज्यादा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10 साल के इंफ्रा बॉन्ड से 5,000 करोड़ रुपए जुटाए। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की न्यूनतम अवधि 7 साल होती है और बैंक इस प्रक्रिया से जुटाए गए धन का इस्तेमाल दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए कर्ज देने में करते हैं।
एविएशन सेंटर में कंपटीशन कम होने के कारण हवाई किराए में भी तेजी आई है। देश के सबसे व्यस्त मार्ग दिल्ली मुंबई की बात करें तो इस मार्ग पर अप्रैल 2019 से अप्रैल 2023 के बीच औसत हवाई किराया 20.5% गिरा, मगर पिछले साल किराए में 34.6% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह दिल्ली से बेंगलुरु के लिए इकोनॉमी श्रेणी का औसत हवाई किराया एक साल में ही 53.1% बढ़ गया। 8 भारतीय शहरों में आवास कीमतों में लगातार तिमाही दर तिमाही में 3% की वृद्धि और साल दर साल 12% की वृद्धि दर्ज की गई। इन शीर्ष 8 शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, एमएमआर और पुणे शामिल हैं। क्रेडाई, कोलियर्स और लियासेस फोरास की वित्तीय वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही की हाउसिंग प्राइस ट्रैकर रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन इब्जा के अनुसार कल 1 किलो चांदी की कीमत 1576 रुपए बढ़कर 86,191 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है।